नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 का पाठ नंबर 6 जैव प्रक्रम। पहली वाली वीडियो में हमने इसका आधा रिवीजन कर लिया था और आधा रिवीजन करने वाले हम अभी। तो आज हम इसके दो प्रक्रम लेने वाले हैं, जिसमें एक है वहन, एक आज हम देखने वाले हैं वहन और दूसरा हम देखने वाले हैं उत्सर्जन। जी हाँ दोस्तों, आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम दो जैव प्रक्रमों के बारे में अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों के अंदर और जीव जंतुओं के अंदर। तो सबसे पहले वहन की बात करें, वहन या हम कहें रुधिर परिसंचरण। जी हाँ दोस्तों, अपन जानते हैं कि वहन का मतलब है कि कोई भी पोषक तत्व, गैसें, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन कौन करता है? तो जी हाँ, रुधिर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो अपन यहाँ पर इन दोनों का अध्ययन करेंगे। और जो पहली वाली वीडियो अपन ने उसमें देखा था, श्वसन तंत्र के बारे में जाना और पाचन तंत्र के बारे में जाना। तो उन टॉपिकों में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वाले चैप्टर को आज अपन देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वहन। तो वहन के अंदर हम सबसे अंतर्गत पढ़ते हैं कि वहन के 3 भाग होते हैं। वहन क्या है? यानी शरीर से O2 एंड CO2 दोनों गैसों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या स्थानांतरण क्या कहलाएगा? वहन कहलाएगा। पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी शरीर के प्रत्येक स्थान पर उनका स्थानांतरण क्या कहलाएगा? वहन कहलाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम यहाँ पर 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो है हृदय, दूसरा है रुधिर और तीसरा है वाहिनियां। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजें पढ़ने वाले हैं रुधिर के अंदर, रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय, रुधिर और वाहिनियां। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं रुधिर। हार्ट क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो रुधिर पंप का कार्य करता है, रुधिर को एक अपने संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रुधिर के बारे में। तो रुधिर एक पेशीय अंग है। कैसा है? पेशीय अंग है। ये हमारे वक्ष स्थल में बाईं ओर पाया जाता है। यह एक मुट्ठी के आकार का, किसके आकार का? आकार का होता है। ये चीजें तो सामान्य चीजें हैं कि ये अपने बाईं साइड, हार्ट में बाईं साइड पाया जाता है। एक मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा अंग होता है, पेशियों से बना होता है और इसका कार्य है रुधिर को पंप करना। यानी ये रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। तो यहाँ पर इस रुधिर जो हार्ट है, इसकी बनावट देखें तो इसकी बनावट के अंतर्गत 2 पार्ट पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण होता है। तो इसके लिए इसके अंदर क्या होते हैं कि कपाट होते हैं, ताकि जो अशुद्ध रक्त है और शुद्ध रक्त है वो आपस में दोनों मिले नहीं। तो अगर इसकी हम जर्नल संरचना देखें, आप एक बार तो इसकी नॉर्मल संरचना देखें, स्क्रीन पर दिख रही है कि ये एक हार्ट है। तो इसमें आपको बहुत सारी एक जटिल संरचना दिखाई देगी। हम यहाँ पर आपको इसको सामान्य तरीके से समझाने वाला हूं मैं।
सामान्य तरीके से समझें तो बात करें मानव की, तो मानव के अंदर जो हृदय है वो 4 कोष्ठी होता है। कितना होता है? 4 कोष्ठ। ये कोष्ठ क्यों होते हैं? कोष्ठ होते हैं कि रुधिर को O2 और CO2 जनित जो रुधिर है उसको आपस में मिलने नहीं देते हैं, शुद्ध अशुद्ध को आपस में मिलने नहीं देते हैं। बाकी और अन्य जीव हैं, चाहे मछली जो जलीय जीव है उनके अंदर कोष्ठों की संख्या अलग अलग होती है, मछली के अंदर 2 होते हैं। उसके अलावा सभी जीवों में इन कोष्ठों की संख्या अलग अलग होती है। तो आइए समझते हैं कि जो कोष्ठ हैं, जो 4 कोष्ठीय हृदय की अपन बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मानव का हृदय है उसके अंदर इस प्रकार के 4 कोष्ठ होते हैं। सामान्य तौर पर अपन समझो आराम से कि अगर 4 कोष्ठ हैं तो इधर का बायां भाग और इधर का दायां, भाई इधर का अपन का ये बायां वाला भाग और इधर का दायां वाला भाग हो गया। तो यहां पर अगर आप बात करें मनुष्य की, तो इसमें 4 कोष्ठों में से 2 तो आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो जो ऊपर की साइड के हैं वो तो है आलिंद, तो ये इधर का आलिंद हो गया और ये इधर का, बात करेंगे दायां आलिंद और ये बायां आलिंद। नीचे होते हैं निलय। आराम से समझना है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं कि 4 कोष्ठ हो गए। अब इन 4 कोष्ठों में हमें पहले तो ये देखना है कि किधर की साइड में शुद्ध रक्त बहता है और किधर की साइड में अशुद्ध रक्त बहता है। भाई तभी तो कोष्ठ है कि उन दोनों को ये डिवाइड कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बाएं वाले भाग की। जो इधर का बायां वाला भाग है, यहां से डिवाइडेशन हो रहा है, तो बायां आलिंद और दायां बायां निलय, इन दोनों के अंदर इधर इधर बहता है इस वाले पार्ट में शुद्ध रक्त। तो दाएं वाले भाग में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध किसको कहेंगे? जिसमें CO2 होगी। और शुद्ध किसको कहेंगे? जिसमें O2 होगी। ठीक है। तो अब जो 4 कोष्ठ हैं, इन 4 कोष्ठों में से अगर हम यहां पर ऊपर वाले की बात करें तो इसमें आकर के इसमें फुफ्फुस से आने वाली महाशिरा, महाशिरा जिसको अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा या फुफ्फुसीय महाशिरा, वो आकर के खुलती है। ठीक है। आलिंद से रक्त जाता है निलय, और निलय के बाद में निलय से यहां से एक निकलती है महाधमनी। क्या निकलेगी? महाधमनी। तो ये महाधमनी का काम क्या है अभी अपन समझने वाले हैं। संपूर्ण शरीर में रुधिर को पहुंचाएगी। अगर हम आलिंद की बात करें दाएं वाले भाग की, तो ये जो ये वाला भाग है इसमें आती है महाशिरा। क्या आ रही है? महाशिरा। महाशिरा यानी ये जो अपना संपूर्ण शरीर है, शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है महाशिरा। ये दाएं आलिंद और दाएं आलिंद से निलय, और निलय से निकलती है, क्या निकलेगी? महाधमनी, सॉरी फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी का मतलब है कि ये इस रक्त को शुद्ध करने के लिए कहां जाएगी? फेफड़ों के अंदर जाएगी, फुफ्फुस के अंदर जाएगी। तो वहां तक अपन अभी समझेंगे वहां की क्रियाविधि। लेकिन आप हार्ट को समझ पाए होंगे कि हार्ट किस तरह से कार्य करता है। इन आलिंद और निलय, इन दोनों के बीच में जब रक्त आता है, जब आलिंद के अंदर आता है, तो आलिंद के अंदर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं शिथिलन। ये आप नोट करना, शिथिलन, शिथिल। ठीक है। इसके अंदर आता है शिथिल, और जैसे ही रक्त इससे निलय में आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? संकुचन। मतलब सुकड़ जाएगा, सुकड़ेगा तो दाब पड़ेगा, और दाब से रक्त कहां चला जाएगा? निलय में चला जाएगा। और निलय से जाएगा तो निलय के अंदर फिर क्या होगा? संकुचन होगा, और जो रक्त है वो संपूर्ण शरीर में पंप कर दिया जाएगा। इधर वाले अगर निलय की बात करें तो ये पंप करेगा फुफ्फुस के अंदर, और बायां निलय करेगा रक्त को पंप कहां पर? संपूर्ण शरीर में। तो ये एक अपन सामान्य सी संरचना देखी एक हार्ट के बारे में कि हार्ट की क्या संरचना होती है और किस तरह से कार्य
करता है। आइए अब हम देखते हैं कि क्रम से कि किस प्रकार रक्त कहाँ से किस प्रकार आता है, किस किस अंग में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। ठीक है, आप रक्त की सामान्य संरचना देख लो, और एक बार स्क्रीन पर आपने देखी तो वो सामान्य जो नेचुरल संरचना है हार्ट की। यहां पर अभी अपन जो गैसों का आदान प्रदान है, पोषक तत्वों का आदान प्रदान है, वो देखते हैं कि किस प्रकार एक कोशिका से हार्ट और हार्ट से फेफड़े और फेफड़े से वापस हार्ट और हार्ट से कहाँ जाएगा, कोशिका के अंतर्गत। तो आइए उस डायग्राम को अपन समझते हैं कि हमारा, हम जानते हैं कि हार्ट है, वो हार्ट 4 कोष्ठीय होता है, यानी कि उसमें ये 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इन कोष्ठों की बात करें तो ये कोष्ठ यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं कि जो ये निलय है, इस निलय की जो धमनी है, वो धमनी कहाँ खुलती है, नीचे से होकर के यहाँ पर ऊपर आती है। ठीक है, ये निलय की क्या है, इसका नाम है महाधमनी। और आप महाधमनी कहाँ जाती है, शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर हम जाते हैं कि ये महाधमनी धमनियों में, धमनियों से छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ती जाती है, अंत में ये एक कोशिका के बराबर हो जाती है। तो ये मान लो शरीर की कोशिकाओं का क्या है, जाल है। यहाँ तक ये रक्त जाता है, और यहाँ पर ये O2 को तो छोड़ देगा, और यहाँ से जो CO2 है उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब इसको ग्रहण कर लेगा तो यहां से कौन लेके जाएगा, इसको सिरा लेके जाएंगी। ये सिरा गई, और सिरा को हम जानते हैं, सिरा कहाँ छोड़ेगी रक्त को, दाएं वाले आलिंद में। ठीक है, अब यहां से छोड़ दिया। अभी यहाँ पर 2 घटनाएं हैं कि अभी रक्त शुद्ध नहीं है, रक्त अभी अशुद्ध रक्त आया। अब अशुद्ध रक्त है, ये इस दाएं आलिंद से जाएगा दाएं निलय में, और दाएं निलय से, जो ये दायां निलय है, इसी की निलय की जो क्या है, फुफ्फुसीय धमनी है, वो यहां ऊपर की तरफ खुलती है। तो ये यहां से कहां जाएगा, बात करें, ये है फुफ्फुस। फुफ्फुस के क्या है, कूपिकाएं, या वहां पर केशिकाओं का जो जाल है यहाँ पर, और यहां से शुद्ध होकर के ये है फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, और यहां से ये रक्त शुद्ध होकर के, यानी जब अपन श्वसन करते हैं तो श्वसन के अपन समझा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, तो ये CO2 को छोड़ेंगे और ऑक्सीजन को ग्रहण कर करके वापस कहाँ आएंगे, वापस आएंगे बाएं आलिंद। किसमें आएंगे, बाएं आलिंद में। ये है फुफ्फुसीय सिरा। तो ये यहाँ की क्रिया विधि है, ये तो अपन ने डायग्राम से अपन नॉर्मली में समझ सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो ये है फुफ्फुस। फुफ्फुस से रक्त कहां जाता है, कहां जाएगा, फुफ्फुस से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बायां निलय, निलय से जाएगा संपूर्ण शरीर में, शरीर से कहां जाएगा, शरीर इसका उपयोग कर लेगा, और शरीर से वापस कौन लेकर के आएंगे, यहां निलय से लाएगी धमनी। ठीक है, यहां से इसको लेके जाएंगी सिरा, और सिरा कहां लेके आएंगी, दायां आलिंद, दायां आलिंद से दायां निलय, और दायां निलय से वापस कहां जाएगा, फुफ्फुस में। तो ये आप सामान्य तौर पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस रक्त का क्या हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि ये रक्त है, ये हार्ट से कितनी बार निकला है। अगर यहाँ पर भी देखें, रक्त से एक बार अशुद्ध रक्त बहा रहा है हार्ट में, और एक बार शुद्ध रक्त, तो इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। क्या कहेंगे, दोहरा परिसंचरण।
दोहरा परिसंचरण में क्या होता है, हृदय से 2 बार रक्त का निकलना एक चक्र में, यानी एक चक्र कब पूरा होता है, जब हार्ट में रक्त कितनी बार निकल जाता है, 2 बार। तो ऐसा परिसंचरण कहलाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आप यहां से हार्ट की क्रियाविधि को अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार शुद्ध रक्त हार्ट से संपूर्ण शरीर में पहुंचता है और अशुद्ध रक्त किस प्रकार हार्ट से फुफ्फुस और फुफ्फुस से वापस हार्ट में पहुंचता है। ठीक है, तो यहां से हमारे आप समझ पाए होंगे। अभी अपन दूसरा वहन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रुधिर, क्योंकि रुधिर ही है जो चाहे गैसेज हो चाहे पोषक तत्व हो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो आइए समझते हैं रुधिर। रुधिर रुधिर के बारे में जाने तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब ये एक को दूसरे अंग से जोड़ने वाला ऊतक है, सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करें तो रुधिर के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। तरल पदार्थ तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। इसके अलावा रुधिर में होता है कोशिकाएं। कोशिकाएं हम जानते हैं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा भी रुधिर में एक और होती है जिसको अपन बोलते हैं केशिकाएं। तो ये 3 प्रकार की संरचनाएं मिलकर के रुधिर का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेंगी, रुधिर का निर्माण करेंगी। तो रुधिर हम जानते हैं रुधिर का काम क्या है, संपूर्ण पोषक तत्व और गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य है। अब यहाँ पर जो ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा का काम है कि जो भी पोषक तत्व हैं चाहे अमीनो अम्ल हैं या अन्य पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल या विभिन्न पदार्थ का विलीन रूप में स्थानांतरण करती है। कौन, प्लाज्मा। बाकी आरबीसी का आप जानते हो, आरबीसी किसका परिवहन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी ऑक्सीजन का, प्लाज्मा किसका करेगी, अमीनो अम्ल और विभिन्न प्रकार के जो भी पोषक तत्व हैं उनका। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी अपने अंदर एंटीबॉडीज और उनका कार्य करती है, तो वो इससे थोड़ा भिन्न है। जबकि अगर प्लेटलेट्स का बात करूं तो प्लेटलेट्स का कार्य है रुधिर का थक्का जमाना। क्योंकि जब कभी रुधिर की जो वाहिनियां हैं, धमनी हैं, स्राएं हैं या जो भी रुधिर के अंग हैं, अगर वो कभी भी चोटिल हो जाते हैं, उनसे रुधिर स्राव होने लग जाता है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उस रुधिर का वहां पर थक्का जमा देती हैं और उस स्राव को रोक देती है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे ये रुधिर के बारे में। अगला है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर रुधिर वाहिकाएं, तो हमारे जो शरीर है उस शरीर के अंदर 2 प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं या 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें एक तो है धमनी और एक है सिरा। अपन दोनों को समझेंगे यहाँ पर कि धमनी और सिरा क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें धमनी की पहली, तो धमनी हृदय से रक्त शरीर तक
यह शरीर के प्रत्येक अंग तक ले जाती है। इधर सिरा क्या काम करेगी? सिरा करेगी शरीर से रक्त को हृदय तक लाती है। ठीक है, पहला अंतर आपके बात समझ में आ गया होगा कि ये हृदय से शरीर में पहुंचाएगी और ये शरीर से हृदय में लाएगी। दूसरे अंतर की बात करें, दूसरा अंतर की बात करें कि धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त। शुद्ध अशुद्ध का मतलब समझ गए होंगे। शुद्ध का मतलब O2 जनित और अशुद्ध का मतलब है जिसमें O2 नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, अगला बात करें फुफ्फुसीय। जो फुफ्फुस धमनी है उसमें उल्टा है थोड़ा, उसका ध्यान रखेंगे अपन। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, क्योंकि अपन को पता है जो फुफ्फुसीय जो धमनी है वो कहां से चलती है? दाएं वाले निलय से, और कहां तक जाएगी? फेफड़ों तक, फुफ्फुस तक जाएगी, तो इसलिए इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त। यहां पर आप दोनों का अंतर, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है इनके बीच में। ठीक है, अगली बात करें हम धमनी। धमनी पर रक्त दाब बहुत ज्यादा होता है, तो बात करें रक्त दाब ज्यादा होता है। और ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं हार्ट से जब रक्त को पंप किया जाता है तो संपूर्ण शरीर में जाने के लिए उसको तेजी से प्रवाहित किया जाता है, इसलिए इस पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो साथ ही एक अंतर और लिखें कि इसकी भित्ति मोटी होती है। भित्ति कैसी होती है? मोटी। जबकि इधर बात करें रक्तदाब कम और भित्ति पतली होती है। इसकी मोटी के साथ साथ कैसी होती है? लचीली। क्यों? क्योंकि इस पर इतना दाब ज्यादा दाब लगता नहीं है, क्योंकि शरीर से सामान्य स्थिति में रक्त कहाँ पहुंच जाता है? हार्ट में पहुंच जाता है। तो ये सामान्य सी अंतर है धमनी और सिरा के अंदर, जो अपने शरीर के अंदर पाई जाती हैं और रक्त के परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में हमने ये अपन का हो गया। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वहन के अंदर गति ही, जिसका नाम है लसीका। ये आप नोट कर लेना, इन दोनों में अंतर, ये दोनों क्या कार्य करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कैसे कार्य करती हैं। अब आप इसके बारे में समझें। क्या है लसीका? लसीका क्या है कि जब अपन के जो पोषक तत्व हैं, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, जब इन रुधिर धमनी और वाहिनियों में, सिराओं में जब रक्त प्रवाहित होता है, तो उनमें से जो कुछ पोषक तत्व हैं वो क्या है, हमारे जो ऊतक हैं उनके अंतर कोशीय स्थानों में चले जाते हैं। जैसे कैसे चले जाते हैं कि कोशिका की भित्ति से कुछ पोषक तत्व ऊतक के अंतर कोशिकीय स्थानों में जो अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं ऊतकों के, उनके अंदर चले जाते हैं, इसलिए अपन इसको ऊतक तरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक तरल। लसिका को क्या कहते हैं? ऊतक तरल कहते हैं। तो ये जो लसिका है ये इसे क्या करती है?
ये लसिकाएं आपस में मिलकर के कोशिकाएं बनाती है। लसिका से आपस में क्या होगा, मतलब इनका क्या होगा, पुनर्अवशोषण होता है। तो ये लसिकाएं इकट्ठी होकर के कोशिका, ठीक है, कोशिका से बनाती है बड़ी लसिका कोशिका, बड़ी लसिका कोशिका। और बड़ी लसिका कोशिका से वापस जो ये अंतर कोशिकीय स्थानों में जो पोषक तत्व चले गए थे उनको वापस कहाँ पहुंचा दिया जाता है, सिरा में पहुंचा दिया जाता है। यानी ये काम करता है कि वापस जो कुछ पोषक तत्व जो छन करके रह गए हैं उनको वापस सिराओं में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये था लसिका का। अब रुधिर के साथ साथ में हम बात करते हैं कि प्रेशर की, कि भाई धमनियों पर दाब लगता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है रक्तदाब। रक्तदाब, रक्तदाब कहाँ लगेगा, रक्तदाब लगेगा धमनी के ऊपर। कहाँ लगेगा, धमनी के ऊपर। कि धमनी के ऊपर दो प्रकार के दाब लगते हैं। तो एक तो लगता है प्रकुंचन दाब। क्या लगता है, प्रकुंचन दाब। अब आपको पता है प्रकुंचन दाब कब लगेगा, मतलब संकुचन दाब। प्रकुंचन का मतलब क्या है, संकुचन दाब। संकुचन दाब कब लगेगा, जब हार्ट रक्त को क्या करेगा, पंप करता है। अब पंप करता है तो उसका जो प्रेशर वो बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसको प्रकुंचन दाब, और ये प्रकुंचन दाब बहुत ज्यादा होता है। और जो इसका मान है वो होता है लगभग 120 mm Hg। क्योंकि ब्लड प्रेशर है ही वही है कि धमनी, रुधिर द्वारा धमनियों पर लगाया गया दाब या वाहिनियों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। तो प्रकुंचन दाब लगता है इतना। उसके बाद में लगता है एक अनुशीतलन दाब। अनुशीतलन, या जिसको शीतलन दाब बोल देते हैं। ठीक है, ये कब लगता है, जब जो दायां निलय है वो फुफ्फुस के लिए पंप करता है, तो उस समय ये क्या होता है, कम होता है, और ये होता है 80 mmHg। ठीक है, तो इसलिए अगर हम सामान्य स्थिति की बात करें, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। हमेशा ये ध्यान रखें, पूछ ले जाता है क्या 120 क्या है, तो ये प्रकुंचन दाब, और 80 क्या है, ये है अनुशीतलन दाब। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मानव में परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे पादपों के अंदर परिसंचरण या पादपों के अंदर वहन। पादपों के अंदर वहन, तो हम जानते हैं कि पादपों के अंदर गैसों का विनिमय होता है। उसके अलावा भोजन का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। तो अब जो छोटे पादपों की बात करें हम, छोटे पादपों के अंदर तो जो इन पदार्थों का परिवहन होता है वो नॉर्मल सी बात है कि एक विसरण विधि द्वारा हो जाता है। अगर छोटे पादपों की बात करें हम, छोटे पादपों में, तो छोटे पादपों में तो विसरण द्वारा हो जाता है। विसरण क्या है भाई, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो जाता है। जब उनके अंदर ऑक्सीजन की या फिर अन्य पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो उनके अंदर उनकी सांद्रता कम हो जाती है, और जमीन के अंदर पोषक तत्व जल की मात्रा अधिक है तो वो विसरण दाब द्वारा अंदर आ जाते हैं। या O2 की मात्रा जैसे कम होती है और वायुमंडल में ज्यादा है तो वो अंदर आ जाती है। तो ये विसरण विधि है। इसके अलावा लेकिन जो बड़े बड़े पादप है, वो बड़े बड़े पादपों के अंदर विसरण विधि द्वारा तो ना तो पोषक तत्व पहुंच सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा, बड़े पेड़ पौधे, तो बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पर इन सभी पोषक तत्वों के लिए परिवहन के लिए वहां पर एक तंत्र कार्य करता है। क्या करता है, तंत्र कार्य करता है। और उस तंत्र के अंदर दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। जी हाँ,
एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ऊतक हैं, दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, पोषक तत्वों का परिवहन करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं जाइलम। पादपों के अंदर इतना खास नहीं है, सामान्य सी स्थिति है। जाइलम, अब जाइलम की बात करें तो जाइलम में जो पादपों के अंदर क्या कार्य करता है कि ये मृदा से या जमीन से जल और खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, जल व खनिज पदार्थों को मृदा से पादप के विभिन्न भागों तक। इसका कार्य, इसीलिए जल को इसलिए से क्या है, जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संवहन ऊतक, क्योंकि ये जल का क्या करता है, संवहन, और जल के साथ में मिलकर ही वो खनिज पदार्थ क्या आते हैं, ऊपर आते हैं। ये तो बात है सामान्य सी स्थिति में। और सामान्य सी स्थिति में बात करें तो ये जो पोषक तत्व है और जल है, ये प्रत्येक पादप के प्रत्येक भाग में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जल की, कि जो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है उनमें क्या होता है, तो वहां पर जो बहुत ज्यादा बड़े पेड़ है वहां पर दो दाब कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक तो है आयन सांद्रण और दूसरा है चूषण दाब। दोनों ही हैं, महत्वपूर्ण है। ये आयन दाब, जो आयन सांद्रण है, ये तो इस स्थिति में भी लगता है कि जब जल के साथ में खनिज लवण आते हैं। आयन सांद्रण क्या है कि इन आयनों के अंदर, जैसे ही पादप के अंदर जो पोषक तत्व हैं, आयन हैं, उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं, और मिट्टी के अंदर उनकी अधिकता होती है आयनों की, तो वो गति करने लग जाते हैं और पादप के अंदर जल के साथ ऊपर आ जाते हैं। चूषण दाब, चूषण दाब लगता है वाष्पोत्सर्जन। इसके द्वारा लगता है वाष्पोत्सर्जन, जल का पेड़ के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। और जैसे ये पानी निकलता है तो पेड़ के अंदर एक चूषण दाब लगता है। उस चूषण दाब से क्या है कि जो जल है वो पेड़ के प्रत्येक भाग और ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आप दोनों दाब ध्यान रखेंगे, आयन सांद्रण और चूषण दाब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं के द्वारा जो जल है वो पादप के विभिन्न संपूर्ण शरीर तक पहुंचता है, पूरे पादप के अंदर पहुंचता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो ऊतक है वो है फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। कहां से करेगा, पत्ती से संपूर्ण पादप में। तो हम जानते हैं भोजन कहाँ बनता है, पत्ती से, पत्ती में बनता है, और पत्तियों से संपूर्ण पादप में कौन लेके जाता है, फ्लोएम लेके जाता है। पहला काम तो इसका ही है। ठीक है, अगर दूसरा काम करें कि ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम एमिनो अम्ल एवं अन्य पदार्थों को फल, बीज
मृदा व वृद्धि वाले भाग तक पहुंचाता है। पादप के अंदर ऐसे वृद्धि वाले भाग होते हैं जो निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, तो उनको अमीनो अम्ल या फिर प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, तो वहां तक भी इनको पहुंचाता है। और जो फल बीज हैं उनके अंदर भी इनकी जरूरत पड़ती है, तो वहां तक भी फ्लोएम उनको पहुंचाता है। ठीक है। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर इनके लिए एक चाली नलिका होती है। अब बात की जाए कि फ्लोएम पोषक जो भोजन है, भोजन का परिवहन किन के द्वारा करता है, तो वो करता है चालनी नलिका के द्वारा। किसके द्वारा? चालनी नलिका के द्वारा। तो ये था जो पादपों और जंतुओं के अंदर वहन, विभिन्न पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब महत्वपूर्ण एक दूसरा जैव प्रक्रम है उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन यानी शरीर के अंदर विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया या बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा शेष रहे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं के बाद में कुछ हानिकारक पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जित पदार्थ। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि अपशिष्ट पदार्थ कौन से अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो हानिकारक हैं, और हानिकारक हैं तो कौन से? नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है। इनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन कार्य के लिए विभिन्न अंग होते हैं अपने शरीर के अंदर, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अपन सबसे पहले मानव के अंदर उत्सर्जन देखेंगे। ठीक है। ये है मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो नलिकाएं हैं। ये जो मैं काली कर रहा हूं, ये जो काली कर रहा हूं, ये है क्या? महाधमनी, सॉरी महाशिरा। कौन सी है ये? इधर वाली है महाशिरा, और ये है महाधमनी।
ये है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो अगर हम बात करें अंगों की, तो सबसे पहले अंग आता है वृक्क, जो कि उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा है, ये दो होते हैं, यानी कि एक जोड़ी। दूसरा आता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, और आता है मूत्रमार्ग या सिसन कह सकते हैं। ये चार उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो अपन इनमें से प्रत्येक को बारी बारी से समझेंगे, और सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो है वृक्क। तो सबसे पहले मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी दे देता हूं कि ये जो दोनों वृक्क हैं, यानी एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो वृक्क हैं, ये अपने जो उदर है, अपना पेट है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों वृक्क से दो नलिकाएं निकल रही हैं, जिनको अपन मूत्रवाहिनी कह रहे हैं। और ये दोनों नलिकाएं मूत्राशय में आती हैं, जो कि मूत्र का भंडारण करता है, और ये मूत्र मार्ग यानी सिसन द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम। अब सबसे पहले अपन समझते हैं वृक्क। वृक्क क्या है, वृक्क क्या काम करता है। ठीक है, आप ये नोट कर लेना। वृक्क, किडनी शरीर के अंदर दो पाई जाती हैं, और यह उत्सर्जन का क्या है, पहला है उत्सर्जन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, एक जोड़ी होते हैं। उसके अलावा इनका मेन काम है मूत्र निर्माण का। ये क्या करेंगे, मूत्र निर्माण करेंगे। इनकी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। यानी इनके अंदर है जो बहुत ज्यादा संख्या में वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि किसका निर्माण करेंगे, मूत्र का निर्माण करते हैं। तो जो हानिकारक पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, उनको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। यानी इसलिए इसको हमने क्या कहा है, वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक कार्य यही करेगी। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। अब जो नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। मूत्र की भी परिभाषा हो गई कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र कहते हैं। और ठीक है, अब अपन समझते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट हैं, उनको किस प्रकार से अपन शरीर से पृथक करते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार है नेफ्रॉन। तो अपन नेफ्रॉन को समझना होगा। नेफ्रॉन कैसा होता है, पहले तो आप स्क्रीन पर नेफ्रॉन की संरचना देखें। ये नेफ्रॉन की संरचना यहाँ पर थोड़ी सी जटिल है कि इसके ऊपर बहुत सारी जो रक्त केशिकाएं, धमनी सराएं, उनका जाल बिछा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक सामान्य सा डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे नेफ्रॉन की क्रियाविधि।
ठीक है। तो नेफ्रॉन की क्रियाविधि के अंदर ये एक जो कपनुमा संरचना दिख रही है, इसका नाम है बोमन संपुट। ठीक है। इस बोमन संपुट के अंदर इसके ऊपर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। ये रक्त कोशिकाओं का जाल क्या है? कोशिकाओं का जाल। इसको क्या कहते हैं? ग्लामेरुल्स। नाम क्या है? ग्लामेरुल्स। ठीक है। इसके अंदर धमनी, सिरा, धमनी और सिरा दोनों आकर के इस रक्त कोशिकाओं के जाल से होकर के दोनों निकलती हैं। क्योंकि जो ये ग्लामेरुल्स है ये कार्य करेगा रक्त को छानने का। क्या कार्य करेगा? रक्त को छानने का। और छन करके रक्त को छन करके रक्त आ जाएगा किसमें? जो छना हुआ पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, वो छन करके इस नलिका में, इस नलिका के अंदर आ जाते हैं। और ये नलिका क्या होती है? कुंडलित होती है। क्या होती है? और आगे चल करके एक संग्राहक नलिका में जुड़ जाती है। यानी किस में जुड़ जाती है? संग्राहक नलिका के अंदर जुड़ जाती है। और ये जो एक संग्राहक नलिका है, इसमें एक नहीं बहुत सारे नेफ्रॉन आकर के जुड़ जाते हैं। यानी यह इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एकत्रित करने का काम करेगी। तो यहां से अब जो ये अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर आए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब ये यहां पर इनका क्या करता है? छानता है, तो इसके अंतर्गत कुछ पोषक तत्व, चाहे प्रोटीन्स हो या और भी अन्य पोषक तत्व हैं, वो भी इसके साथ में छन जाते हैं। ठीक है। जब पहली बार भाई इसका जब रक्त का निस्यंदन होता है, रक्त छनता है, तो उसके साथ साथ में कुछ पोषक तत्व भी इसके अंदर आ जाते हैं। और आपने डायग्राम में देखा होगा, इसके ऊपर बहुत सारी जो रक्त की धमनी और सिराएं हैं उनका जाल बिछा होता है। तो वहां से इनका जो पोषक तत्व है उनका वापस से पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। और अब ये निर्धारण करेगा जल की मात्रा पर कि अपन जितना ज्यादा जल लेंगे, हमको पता है मूत्र का निर्माण भी उतना ही होगा। तो अगर कम नल लेंगे, कम पानी लेंगे, तो यहाँ से जल का अवशोषण ज्यादा होगा। अगर हमारे अंदर पानी कम है और हमारे अंदर अगर पानी ज्यादा है, तो यहाँ से जल का अवशोषण कम होगा, तो मूत्र का निर्माण भी ज्यादा होगा। तो अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इस नलिका से होते हुए पूर्णतः संग्राहक नलिका में आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी संग्राहक नलिका आकर के जुड़ती है। ठीक है। और ये जो संग्राहक नलिका है ये कहाँ जाएगी? ये आगे चल कर के मूत्र वाहिनी का रूप ले लेती है ये। ठीक है। तो आप यहां से बात करें कि डायरेक्ट ये संग्राहक नलिका से रक्त अगर बात करें तो कहां जाएगा? मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी। अब ये काम दोनों तरफ की जो एक जोड़ी मूत्र वाहिनी है, मूत्र वाहिनी भी एक दोनों वृक्कों से एक एक निकलती हैं, तो उनसे मूत्र को लेकर के कहां छोड़ेंगी? मूत्राशय में। मूत्राशय के अंदर छोड़ देंगी। मूत्राशय इस मूत्र का क्या करेगा? भंडारण करेगा। अब यहाँ पर ये जो मूत्राशय, इसको अपन को समझना होगा क्योंकि ये अपने जो तंत्रिका तंत्र है उसके अधीन होता है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम जब चाहें तब मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, और नहीं तब तक इसमें मूत्र भंडारित होता रहेगा। और यहाँ से जो मूत्र है वो मूत्र मार्ग, और हम इसको श्वसन द्वारा शरीर से पृथक कर देंगे। तो आप समझ पाए होंगे मूत्र निर्माण की क्रिया विधि और किस प्रकार ये शरीर से बाहर जाता है। कोई सामान्य सी चीज है, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, अपन अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है। इसके अलावा
अब हमने यहाँ पर देखा कि जो मेन बिंदु है यहाँ पर उत्सर्जन का, वो है वृक्क। क्या है? वृक्क है। अगर मान लो ये खराब हो जाए तो भाई इसमें ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, और हमने आज के जमाने में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसके अंतर्गत इस वृक्क में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, ये वृक्क खराब हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में अगर हमारे जो रक्त है उसका निस्यंदन नहीं हुआ तो हम क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, या फिर हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु। क्योंकि अगर छनेगा ही नहीं रक्त तो उसमें बहुत सारे अपशिष्ट होंगे, अपशिष्ट पदार्थ होंगे। तो रक्त को छानना बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसको कृत्रिम विधि द्वारा छानते हैं। क्या करते हैं? कृत्रिम विधि से छानते हैं। कृत्रिम विधि का नाम है अपोहन। क्या नाम है? अपोहन, या जिसको हम कहते हैं कृत्रिम वृक्क। भाई जब अपन का अगर रक्त खराब ही हो गया है तो उस स्थिति में यह है कि अब जीवन जीने के लिए हमको कृत्रिम अपवन करवाना पड़ेगा, यानी जो अपन का रक्त है उसका कृत्रिम तरीके से निस्यंदन कराना पड़ेगा। और वो क्रिया कहाँ होगी? शरीर के बाहर। यानी हम एक आर्टिफिशियल उसमें क्या लगाएंगे? ब्रेक लगाएंगे, और वो रक्त का शुद्ध करेगा और वापस उसको शरीर के अंदर डाल देंगे। तो यह क्रिया विधि कहलाती है अपोहन। क्या कहलाती है? अपोहन। जब वृक्क असामान्य स्थिति या असक्रिय हो जाता है, खराब हो जाता है, कार्य नहीं करता है, तो कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध करना क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। हालांकि अपने चैप्टर में इतना बड़ा नहीं है, फिर भी अपन को समझना जरूरी है। आप इसमें देखें कि इस रोगी से किस प्रकार रक्त को शुद्ध किया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्रिया विधि के रूप में मैं समझा देता हूं आपको कि जब वृक्क आपका जब कभी खराब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, एक कृत्रिम वृक्क होता है, और कृत्रिम वृक्क में क्या होता है? नलिकाकार ये वृक्क होता है। इसमें बहुत सारी नलियां होती हैं, और ये नलियां कैसी होती हैं? अर्धपारगम। अर्धपारगम अर्धपारगम ये नलिका होती हैं। इसे यानी ये इस प्रकार से ऐसे नलियों के रूप में पाया जाता है। इसमें बहुत सारी नलियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इस प्रकार से आप डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें इस प्रकार से ये नलियां पाई जाती हैं। और जब इन नलियों से इस रक्त को गुजारा जाता है तो ये अर्धपारगम झिल्ली से जो अशुद्धि होती है, नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, वो विसरण विधि द्वारा निकल करके जो अपोहन बॉक्स देखा अभी आपने, इस अपोहन बॉक्स के अंदर निकल जाते हैं। और निकलने पर पुनः जो शुद्ध रक्त है उसको वापस शरीर में पंप कर दिया जाता है अपोहन विधि। पर इसमें एक कमी है, ये कमी ध्यान रखें कि जिस प्रकार अपन ने वृक्क से कुछ पोषक तत्वों का पुनर्अवशोषण किया था, यहां पर वो पुनर्अवशोषण नहीं होता। पुनर्अवशोषण नहीं होता। ये बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पर पुनर्अवशोषण नहीं आता। लेकिन क्या करते हैं, मरता क्या नहीं करता भाई, अब जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत जिए, इसलिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये एक आर्टिफिशियल क्या है, वृक्क है, इसके द्वारा हम काम चला सकते हैं, कृत्रिम अपोहन कर सकते हैं। अब अपने जंतुओं के अंदर या मानव के अंदर उत्सर्जन देखा, अपन पादपों के अंदर भी देख लेते हैं कि पादपों के अंतर्गत उत्सर्जन कैसे होता है। पादपों में के अंतर्गत उत्सर्जन की बात करें ना, तो ना पादपों के अंदर कोई ऐसा मानव की तरह इतना बड़ा कोई सिस्टम होता नहीं है उत्सर्जन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत अगर उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ की बात करें तो दिन के समय O2 अपशिष्ट पदार्थ है, जिसको ये डायरेक्ट वायुमंडल में निकालता है। रात्रि के समय
CO2 अपशिष्ट पदार्थ है। क्यों? क्योंकि CO2 ही एकमात्र जरिया है, प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, CO2 काम में आती नहीं है, तो यही निकलती है। ठीक है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पत्तियों को पृथक कर देते हैं। पत्तियों के अंदर भी जो भी कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। मृत ऊतकों को अलग करना। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जब पेड़ से पत्तियां सूख जाती हैं या डेड हो जाती हैं, डालियां सूख जाती हैं, तो उनको वहां से पृथक कर दिया जाता है। ये भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। एक बात करें अगर हम रेजिन व गोंद, रेजिन और वह गोंद है वो हम जानते हैं जनरली शरीर जो पादप शरीर है उससे डायरेक्ट बाहर कर दिए जाते हैं, और ये होते हैं जाइलम अपशिष्ट। जाइलम अपशिष्ट होते हैं, तो इनको बाहर कर दिया जाता है। तो पादपों के अंदर ऐसा कोई इतना जटिल सिस्टम नहीं होता उत्सर्जन का। यही सारी मेन चीजें होती हैं उत्सर्जन के लिए। और गैसें हैं, पत्तियां हैं, या फिर कुछ चीजें जैसे रेजिन है, गोंद है, मृत ऊतक है, इनके द्वारा ये कर देते हैं। तो ये था अपन का आज का जैव प्रक्रम का शेष पार्ट। इसमें हमने यहाँ पर अब तक अपन जैव प्रक्रम के अंदर चार पार्ट हो चुके हैं, जिनके अंदर पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है और वहन है, जिसको परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, ये चार में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें अपने सवालों को, ताकि हम आपको उनके जवाब दे सकें। और ये जो रिवीजन चल रहा है मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है, पर समय पर जो पढ़ लें वो बहुत है। क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी ये है, इतना ही ज़रूरी है, ज़्यादा से तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम अपन के सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी अन्य वीडियो को आप भी हमारे चैनल से देखते रहें, रिवीजन करते रहें, और एग्ज़ाम नहीं हो तब तक तो रिवीजन अवश्य करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट कर लें, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो रेगुलर चल रहे हैं और समय कम है तो रिवीजन आपको तुरंत वीडियो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।